Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you my students? I hope you all will be fine. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बायोलॉजी बुक 2 और उसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो हमारी बॉडी को एक नॉर्मल लाइन पर रन करने के लिए हेल्प करता है। मींस दैट अगर हम बात करें तो एक मकूला है इंग्लिश का, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ अ बैड, कि हर चीज़ में ज़्यादती वो बुरी है। तो इसी तरीके से हर चीज़ में अगर कमी हो तो वो भी डेफिनेटली बुरी है। सपोज दैट कि एक बंदा है, अगर वो हद से ज़्यादा बीमार हो गया तो भी उसके लिए प्रॉब्लम है, ठीक होगा जी। और अगर वो ओवर ईटिंग कर करके ओवर वेट हो गया तब भी उसके लिए जो है वो प्रॉब्लम है। तो मीन्स दैट के बॉडी को एक मिडल लाइन के ऊपर जो है वो चलना चाहिए। जैसा कि आज से 1400 साल पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि मियाना रवि अख्तियार करें। तो मीन्स दैट कि हर चीज़ के अंदर मियाना रवि अख्तियार करनी चाहिए। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी जो मियाना रवि का असूल या प्रिंसिपल फॉलो होता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस बेसिकली दो वर्ड का कम्बिनेशन है। अगर हम इसकी रूट वर्ड देखें तो ये ग्रीक वर्ड है और दो वर्ड का कम्बिनेशन है। पहला वर्ड हमारे पास है होम्यो और दूसरा हमारे पास है स्टेसिस। तो अगर हम बात करें होम्यो की, होम्यो तो होम्यो मीन्स आएगा, इसका मीनिंग्स हमारे पास सेम। एक वर्ड इसका मीनिंग सेम भी हो सकता है और दूसरा वर्ड जो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो लाइक भी हो सकता है। और अगर हम बात करें स्टेसिस की तो स्टेसिस के भी हमारे पास दो आगे वर्ड इंग्लिश के अंदर अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो बनते हैं। एक तो हमारे पास होगा स्टिल, या फिर दूसरा अगर हम जो यूज़ करेंगे वो होगा स्टैटिक। स्टैटिक ठहरा हुआ, यानी कि सेम कंडीशन, सेम कंडीशन, उसको हम क्या नाम देंगे जी? होम्योस्टेसिस का नाम देंगे। अच्छा जी, होम्योस्टेसिस सबसे पहले जो पहली बार ये 1865 के अंदर जो डिस्कवर की गई और जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसका नाम था क्लॉड बर्नर्ड। क्लॉड बर्नर्ड ने 1865 के अंदर फर्स्ट टाइम होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को क्या किया जी? डिस्कवर किया। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने सिर्फ दो चीज़ें देखी हैं। पहले नंबर पे हमने इसके मीनिंग्स को ऑब्जर्व किया और दूसरे नंबर पे हमने इसके डिस्कवरी को डिस्कस किया। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करने से पहले हम 4 कीवर्ड को डिस्कस करेंगे। हमारे पास 4 कीवर्ड हैं जिसको जानने से क्या होगा, हमें इसकी डेफिनेशन करने के अंदर थोड़ी सी आसानी आएगी। तो वो कीवर्ड क्या है हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। तो पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है जी प्रोटेक्शन। जी स्टूडेंट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पहला वर्ड क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन पहला वर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया है, प्रोटेक्शन। अच्छा जी, प्रोटेक्शन इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली आप जान गए होंगे, प्रोटेक्शन मीन हिफाजत। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। जब भी वर्ड प्रोटेक्शन यानी कि हिफाजत हमारे माइंड में आता है तो हमारे माइंड में दो ही चीज़ें आती हैं। सपोज दैट कैसे कि हमने हिफाजत करनी है, डेफिनेटली किसी चीज़ की हिफाजत हम करेंगे और किसी चीज़ से उसको ख़तरा है उसकी हम उस चीज़ से उसकी हिफाजत कर रहे हैं। सपोज दैट आपने मार्केट से एक चूज़ा ले लिया, ओके, तो चूज़े की आपने क्या करनी है जी? प्रोटेक्शन करनी है, हिफाजत करनी है। अब जो हिफाजत हो रही है किसकी हो रही है जी? चूज़े की हो रही है, चिक की हो रही है। अच्छा, वो हिफाजत कर किससे रहे? डेफिनेटली आप कैट बिल्ली से हिफाजत करेंगे उसको, कि उसको बिल्ली कहीं उठा के ना ले जाए, खा ना जाए। तो पहला वर्ड हमने यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोटेक्शन। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जो हम वर्ड लिखेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट।
इंटरनल इन्वायरमेंट। पहला वर्ड हमने लिखा इंटरनल और दूसरा प्रोटेक्शन, और दूसरा वर्ड हमने क्या लिखा है जी, इंटरनल इन्वायरमेंट। अच्छा जी, तीसरा वर्ड हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं और वो है जी हार्मफुल चेंजेस। हार्मफुल चेंजेस, खतरनाक तब्दीलियां, हार्मफुल फ्लक्चुएशन, हार्मफुल चेंजेस, खतरनाक तब्दीलियां। और एंड पे जो हमारे पास वर्ड बनेगा वो होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लें जी स्टूडेंट्स, अब आपने थोड़ी सी यहाँ पे तवज्जो फरमानी। हमने यहाँ पे 4 वर्ड लिखे हैं। पहला वर्ड प्रोटेक्शन, हिफाजत करनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने आपको चिक एग्जांपल दी, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटेक्शन करनी है हमने किसकी, इंटरनल इन्वायरमेंट की। हम यहाँ पर इंटरनल इन्वायरमेंट की क्या कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हिफाजत हम कर किससे रहे, किस चीज़ से रहे, हार्मफुल चेंजेस से। अब ये हार्मफुल चेंजेस आ कहाँ पे रही हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ रही हैं। तो इसके अब हम डेफिनेशन अगर लिखें तो डेफिनेशन हम इस तरीके से लिखेंगे कि होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन, द protection of internal environment from the harmful change हार्मफुल चेंजेस या चेंज या फ्लक्चुएशन भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्मफुल चेंजेस, हार्मफुल फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज नाउन एज होम्योस्टेसिस। तो यहाँ तक स्टूडेंट अभी हमने क्या किया, हमने इसके वर्ड मीनिंग को देखा, हमने डिस्कवरी को देखा, हमने कीवर्ड्स को देखा और हमने इसकी डिफाइन को देखा। तो आगे इसके ससेप्टिबल कंपोनेंट्स को देखने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड जी। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे ससेप्टिबल फैक्टर्स की, ससेप्टिबल कंपोनेंट्स की, जो होम्योस्टेसिस के अंदर हमारी बॉडी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे वाटर की। ले स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लिख लिया वाटर को। पहला कंपोनेंट क्या है जी, वाटर। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है, साल्ट। ठीक है जी, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या हो गया, साल्ट हो गया। तीसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या आएगा, टेम्परेचर। मीन्स दैट कि टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करता है, अफेक्ट करता है। और एंड पे जो हमारे पास चौथा है वो क्या होगा, वेस्ट। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। तो ये ससेप्टिबल फैक्टर हैं किस चीज़ के, होम्योस्टेसिस के। अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो, पीछे हमने 2 इन्वायरमेंट बड़े इम्पोर्टेंट जो है वो डिस्कस किए हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये इंटरनल इन्वायरमेंट क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किस चीज़, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या करता है, अफेक्ट करता है इंटरनल इन्वायरमेंट को। तो अब हम देखते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट कौन से होंगे और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे पास 2 तरह के होंगे डेफिनेटली, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अगर हम इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारे पास जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो
ऑर्गेनेली का भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, वो ऑर्गेनेली का भी हो सकता है। उसके अलावा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो किसी सेल का भी हो सकता है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनल इन्वायरमेंट, वो एक ऑर्गन का भी हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद इंटरनल इन्वायरमेंट हमारी पूरी बॉडी का भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, इंटरनल इन्वायरमेंट मीन दैट एक सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल इन्वायरमेंट और होगा, जबकि साइटोप्लाज्म का इन्वायरमेंट और होगा। ठीक है जी। उसी तरीके से सेल, अगर हम बात करें सेल की, तो एक सेल का इन्वायरमेंट और होता है जबकि दूसरे सेल का इन्वायरमेंट और होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गन की, तो सपोज दैट हमारे लंग्स का इन्वायरमेंट और होगा, हमारे हार्ट का इन्वायरमेंट और होगा, हमारे स्टमक का इन्वायरमेंट और होगा। और अगर हम बात करें बॉडी की, तो हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट और होगा, जबकि बाहर की तरफ जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चल रहा है वो डेफिनेटली कुछ और होगा। तो अभी हम मूव करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो है स्टूडेंट्स टेम्परेचर। वो क्या होगा हमारे पास, टेम्परेचर होगा। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आएगी वो होगी वाटर एंड साल्ट। ठीक होगा जी। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ आएगी वो हमारे पास होगी एयर। एयर हो गया। ठीक होगा जी। और चौथे नंबर पे जो चीज़ आएगी वो होगी हमारे पास ह्यूमिडिटी। यानी कि ये चीज़ें हमारे पास क्या आएंगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आएंगी। तो अभी हमने इंटरनल इन्वायरमेंट को भी देखा और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी देखा। अब हम देखेंगे इसकी चेंज, कि ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इसके अंदर जो चेंज आ रही है वो कैसे होगी या किस टाइप की चेंज होगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है चेंज, कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आएगी वो कैसी होगी। तो स्टूडेंट वो एट नैरो लेवल होगी। एट नैरो लेवल होगी। ठीक हो गई। मीन्स दैट इन स्मॉल होगी, छोटे लेवल पे चेंज होगी। सपोज दैट, कैसे हम यहाँ पे एग्जांपल भी उसकी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट टेम्परेचर, इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो कितना होता है। जी हाँ, वेल डन, शाबाश, गुड, 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जब कभी हमें बुखार होता है तो वो 37, या दूसरी तरफ अगर हम लिखें तो वो 97 फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जनाब हमें बुखार हो गया हो और हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 से बढ़कर 47 हो जाए, 40 हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो क्या होता है, हल्का से बढ़ेगा। मीन्स दैट कि अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 97 से बढ़कर मैक्सिमम वो 100 और 101, 102 तक जा सकता है। जबकि अब हम एक्सटर्नल की अगर चेंज की बात करें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम चेंज की बात करें तो यहाँ पे जो चेंज है वो क्या होती है, नॉट एट नैरो लेवल। वो नैरो लेवल पे नहीं होती। कैसे होती है, सपोज दैट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, आजकल जैसे टेम्परेचर चल रहा है तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। लेकिन जैसे हॉट सीज़न आएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 48 तक जो है वो क्या होता है, चला जाता है। तो हमने क्या देखा कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर की जो रेंज और होती है, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर की जो रेंज है वो और होती है। तो अभी तक हमने इस पार्ट के अंदर ससेप्टिबल फैक्टर्स को देखा और हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर को देखा।
अब हम इसके जो कंपोनेंट है उनको देखने के लिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द बुक जी। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंपोनेंट जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो राइट कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। तो ऑस्मो रेगुलेशन भी क्या है, हमारे पास 2 वर्ड का कम्बिनेशन है। ठीक है जी स्टूडेंट, 2 वर्ड का कम्बिनेशन है। वर्ड हमारे पास आता है जी ऑस्मो। जब भी आप बायोलॉजी के अंदर वर्ड ऑस्मो को डिस्कस करें, स्टडी करें, तो उसका मतलब होता है हमारे पास क्या, वाटर एंड साल्ट। ठीक है जी, क्या मतलब होगा उसका हमारे पास, वाटर एंड साल्ट। ठीक है जी। एंड रेगुलेशन मीन्स कि उसका जो वो कैसे रेगुलेट करता है। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी कि द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन the mechanism of regulations of water and salt in a body। दैट इज़ नाउन एज ऑस्मो रेगुलेशन। कि द मैकेनिज्म, वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या होगा, रेगुलेशन होगी किस चीज़ की, वाटर एंड साल्ट की, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, हमारे पास क्या कहलाएगी, ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी थर्मो। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, थर्म्स। तो थर्म्स मीन्स क्या होगा, हीट। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, तो थर्म्स मीन्स हीट। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो ये हमारे पास क्या होगा जनाब, द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ हीट एट नैरो रेंज इज नाउन एज थर्मो रेगुलेशन। यानी कि वो मैकेनिज्म जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर हीट को रेगुलेट किया जाएगा, कहाँ पे, नैरो रेंज के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मो रेगुलेशन बोलेंगे। और एंड पे हमारे पास जो लास्ट वन डेफिनेशन बचती है वो है जी एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशंस क्या होगा, सिंपली द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स from the body is known as excretion। यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगी उनका जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे जी, एक्सक्रीशन। निकालने का जो अमल है उसको हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने डिस्कस किया है होम्योस्टेसिस को। उसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन देखी, उसके कीवर्ड देखे, उसके ससेप्टिबल फैक्टर्स देखे, उसके एनवायरनमेंट को डिस्कस किया और एंड पे हमने उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।